नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ शिवानी द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है चिर स्वयंवरा। पत्र पढ़ते ही मुझे चक्कर सा आ गया है। हे भगवान, क्या समय से कुछ पूर्व ही सठिया गई है रजनी दी। मैंने एक बार फिर पत्र को अविश्वास से पढ़ा। नहीं, पत्र में परिहास का लवलेश भी नहीं था। फिर क्या मैं उन्हें नहीं जानती थी, जिनके रूखे अधरों पर हंसी तो दूर, जीवन भर 1 सेंटीमीटर की मुस्कान भी कभी नहीं खेली। वे क्या अपनी किसी प्राक्तन छात्रा से ऐसा मजाक कर सकती थी? फिर मैं तो उनकी छात्रा ही नहीं, दूर के रिश्ते की मौसेरी बहन भी तो थी। इसी से उन्होंने लिखा था, आत्मीय स्वजनों में एक तुम ही ऐसी हो जिसे मैं निश्चिंत होकर अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ की साक्षी बनने बुला सकती हूँ। इसी 15 को मेरा विवाह है। उसी दिन संध्या की मेल से हमारा रिजर्वेशन भी हो चुका है। ओह, तो हनीमून की योजना भी बना चुकी है रजनी दी। पर कहाँ जाएंगी? जिस वानप्रस्थी अवस्था में अपना विवाह रचा रही थी, उसमें तो उन्हें अपना हनीमून बद्रीनाथ जाकर मनाना ही शोभा देगा। ऐसे विचित्र विवाह का निमंत्रण मिला था। इसी से समझ में नहीं आ रहा था कि जाऊं या नहीं। रजनी दी से मेरे रक्त मांस का रिश्ता दूर का होने पर भी हृदय का रिश्ता अत्यंत निकट था। उनकी सौम्यता, शांत स्वभाव, समय से कुछ पूर्व ही पक गए सफेद बालों की गरिमा, रुचि से पहनी गई साड़ी और उनका पांडित्य मुझे बचपन से ही प्रभावित करता आया था। मेरे किशोरावस्था और यौवनावस्था की शायद ही ऐसी कोई समस्या रही होगी जिसका उन्होंने अपनी सुलझी हंसी मात्र से ही समाधान न कर दिया हो, किंतु आज वही अनुकरणीय व्यक्तित्व स्वयं मेरे सम्मुख एक दुरूह पहेली बनकर खड़ा था। ऐसा तुमने क्यों किया रजनी दी? लोग क्या कहेंगे? दूर दूर तक फैली तुम्हारी छात्र मंडली, जिसकी दृष्टि में तुम्हारा अक्षत कौमार्य ही तुम्हारे सफ़ेद बालों पर धरा जगमगाता बहुमूल्य राजमुकुट था। क्या कहेंगी यह सुनकर? न जाने कितने ही अनकहे उपलम्भों की तरंगे मेरे अशांत चित्त की कगार पर टकरा टकरा कर मुझे विचलित कर उठी। रजनी दी ने मुझे निमंत्रण ही नहीं भेजा, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री की एक पूरी लिस्ट भी नत्थी कर दी थी। यह सब सामान तुम्हें अमीनाबाद में मिल जाएगा। वहीं लाटूस रोड वाली सड़क पर जरीदार जयपुरी नागरा की एक छोटी सी दुकान है। बेहद प्यारी कामदार जूतियाँ उनके शोकेस में सजी रहती है। उन्हीं में से छांट कर एक जोड़ी लेती आना। मैंने लिस्ट देखी। जौ आलता की सीसी, मांग में भरने का कलकतिया इंगूर, काली सुनहरी कामदार सुहाग की चूड़ियाँ, लाल नागरा और अबीरी रंग की बनारसी क्रेप सिल्क की साड़ी। मेरे हाथ की लिस्ट सहसा मेरे कल्पना लोक में फरफरा कर पतंग सी उड़ती दर्पण के सम्मुख बैठी रजनी दी को सजाने लगी। सफ़ेद बालों के ऊंचे जूड़े पर प्रयत्न से टिकाया गया अबीरी बनारसी आंचल, गठिया से टेढ़ी पड़ गई उंगलियों पर जो आलता की नाखूनी धारी, लाल नागरा और सन से सफ़ेद बालों के बीच मांग पर बिखरी कलकतिया इंगूर की रेखा, बर्फ से ढकी त्रिशूल की चोटी पर जैसे लाल लाल वुरंस बिखरे हो। व्यंग से स्वयं ही मेरे होठ टेढ़े हो गए। जब मेरा विवाह हुआ था तभी 28 वर्ष की थी रजनी दी, 40 की लगने लगी थी। प्राध्यापिका के सुख जीवन ने उन्हीं दिनों कपोलों की लालिमा को झाड़ू लेकर बुहारना प्रारंभ कर दिया था। एकदम शॉर्ट सिल्क की थी चिकनी त्वचा उनकी। इसी से लगता था कि गहरे लाल टूली रेशम को किसी फूहर गृहिणी ने धो पटक कर फीका बना दिया है। किंतु इधर जब उन्हें देखा तो मन खिंसा हो गया। बिना इस्त्री किए रेशम सी उस झुर्रियों भरे रेशमी चेहरे को देखकर मैं मूर्खा की भांति फक से कहीं बैठी। हाय रजनी दी, आप एकदम ही बुढ़ा गईं। अब क्या मेरे रस्सी कूदने के दिन है रे? अगले साल पूरे 50 की हो जाऊंगी। उन्होंने हंसकर कहा तो मैं खिसिया गई। मैं भी कैसी मूर्ख थी, स्त्री होकर भी आज तक इतनी सी बात नहीं समझ सकी कि संसार की कौन सी स्त्री भला अपने बुढ़ापे का समाचार सुनकर खुश होगी। उनकी बड़ी बहन खिल्लो दी
तो उनसे 1.25 साल बड़ी थी, पर न बाल सफ़ेद न एक झुर्री। चिकने चेहरे पर चमड़ी ऐसी तनी थी कि लगता था अभी-अभी कपोलों की हड्डियाँ बाहर निकल आएंगी। 3-3 बहुओं का वरण कर चुकी थी, पर अभी भी चुनरी ओढ़कर अगर डोली में बैठती तो वह चौथ की दुल्हन लगती। वहीं पर हमारी रजनी दी पिछली बार आई तो भुट्टा खाने को तरस गई। दांत ऐसे हो गए थे कि तेज हवा का झोंका भी उन्हें इधर-उधर हिलाने लगा था। जब पिछली बार वो आई तो मैंने ही जिद कर अपने दांत विशेषज्ञ से उन्हें नया डेंचर बनवा दिया था। उसे लगाते ही रजनी दी का चेहरा एकदम बदल गया था। मुझे तो आज भी यही लगता है कि उस दिन यदि मैंने उन्हें वह नकली बत्ती सी न दिलवाई होती तो शायद आज इतना बड़ा सर्वनाश भी नहीं होता। बार बार वह दर्पण के सम्मुख जाकर अपने प्रतिबिंब को ऐसे निहार रही थी जैसे स्वयं ही अपने को पहचान नहीं पा रही हूँ। शाम को मेरे साथ बाजार गई तो शोकेस में लटकी एक गहरे बैंगनी रंग की कटकी साड़ी पर रिझ गई। दूसरे दिन पहनकर मुझे दिखाने आई तो मैं प्रशंसा करना भी भूल गई। सदा श्वेत परिधान धारण करने वाली रजनी दी को यह भड़कीली साड़ी में मुझे असमय वसंतागमन की ही बेतुकी लगी थी। फिर भुवाली जाते ही उनकी चिट्ठी आई कि मैं उन्हें 2 तोले के वैसे ही जराऊ कामदार झुमके बनवाकर शीघ्र भेज दूं, जैसे मैंने अपनी लड़की को विवाह में दिए थे। अपने किसी छात्रा के विवाह में उन्हें देने थे। झुमके बनवाकर मैं भेज भी नहीं पाई थी कि भारी पोचमपल्ली साड़ियों का ऑर्डर आ गया था। एक नारंगी, एक मैजेंटा। फिर तो उन्होंने दूल्हे को छोड़कर सब कुछ ही मुझसे मंगवा लिया था और हर ऑर्डर के साथ एक खिसियाई पंक्ति की कैफियत अवश्य रहती थी। मेरी फलाना छात्रा का विवाह है, फलाने कलीग की पुत्री विदेश जा रही है, आदि आदि। फिर जब एक दिन उन्होंने बड़े ही दुस्साहस से एक साथ आधे दर्जन चिकन के मर्दाने कुर्तों का ऑर्डर दे डाला, तब मेरा माथा ठनका और फिर तभी उनके पत्र ने उस रहस्य कुहेलिका को स्वयं सोख लिया था। डॉक्टर प्रद्युम्न मेहता को तुम नहीं जानती। गत वर्ष अचानक ही अपने अस्वस्थ फेफड़ों की हवा बदलने के लिए भुवानी चले आए थे। मेरे ही बंगले के पास में रहने लगे थे। परिचय तो हमारा एक ही वर्ष का है, किंतु हमें लगता है कि हमारा यह परिचय इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का पुराना परिचय है। हमारी यही मैत्री 15 को सुखद साहचर्य में परिणित होगी। तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है, यह मेरा निमंत्रण नहीं, आदेश है। तुम्हारी रजनी दी। मुझे लगा कि बरसों पूर्व का अतीत मुझे फिर आज अपनी कक्षा में खींच ले गया है, जहाँ ब्लैकबोर्ड के सम्मुख खड़ी रजनी दी अपने प्रश्न का उत्तर न पाकर कठिन मुखमुद्रा बनाकर गरज रही हैं, क्लास से बाहर चली जाओ मूर्ख लड़की, यह मेरा आदेश है। उनके आदेश को भला उनकी कौन छात्रा टाल सकती थी। जल्दी जल्दी भागकर मैंने उनकी लिस्ट की सामग्री जुटाई, छोटे सूटकेस में एक आध जोड़ी कपड़े धरे और पहाड़ की गाड़ी में बैठ गई। काठगोदाम में गाड़ी रुकी तो मैंने छोटे से प्लेटफॉर्म पर दृष्टि इधर उधर दौड़ाई। निश्चय ही रजनी दी अपनी पुरानी ऑस्टिन में मुझे लेने आई होंगी, किंतु कहीं कोई नहीं दिखा तो मैं रोडवेज की बस में बैठ गई। बेचारी रजनी दी शायद अपने असमय के रोमांस में आकंठ डूबी पड़ी होंगी, इसीलिए मुझे लेने नहीं आई। मैंने बस में बैठते ही पर्स खोलकर लिस्ट एक बार फिर देखी, कहीं कुछ भूल तो नहीं गई। कुछ लाना मत भूलना, रजनी दी ने लिखा था। तुम तो जानती हो इस भुवाली में सिवाय बांस और कफन के मिलता ही क्या है। ठीक ही लिखा था उन्होंने। बचपन में सुना था, तू भुवाली जा, पहाड़ की सबसे भयानक गाली है। धीरे धीरे चढ़ाई पर हाँफती मेरी बस भुवाली की गीली सड़कें पार कर रजनी दी के बंगले से कुछ दूर आकर खड़ी हो गई। सूटकेस बरामदे में रखवा, पैसे देकर मैंने कुली को विदा किया। रजनी दी कभी नौकर नहीं रखती थी, यह मैं जानती थी। वे स्वयं स्वभाव से इतनी सुघर थी।
उनका बंगला हमेशा झकझक उजला चमकता रहता। चाय बनाकर लाती तो एकदम साहबी कायदे से ट्रे लगाती। केक बनाती तो ऐसा जैसे कपास का फूल हो। बरामदा आज भी किसी राजभवन की बरसाती सा ही तप उजला पड़ा था। इसी काठ के बरामदे में अपनी पुरानी खंजर सी मशीन पर रजनी दी ने न जाने मेरे कितने फ्रॉक सिले हैं, और स्कर्ट भी। फिर इसी बरामदे में उन्होंने पहली बार मुझे साड़ी बांधना सिखाया है, और इसी प्राचीन गमले की टाइगर से लिली तोड़कर अपनी चोटी में लगाने पर उनकी दुबली हथेली का करारा चाटा खाया है। पूरे 30 वर्षों बाद आज मैं उसी बरामदे में उनकी सुहाग पिटारी लिए खड़ी थी। भीतर एकदम घुस जाना क्या उचित होगा? हो सकता है उनका भाभी सहचर भी भीतर ही बैठा हो। रजनी दी, भीतर आ जाऊं? मैंने डर डर कर पूछा। कौन? मैं हूँ रजनी दी, आ जाऊं? अरे हाँ हाँ आ जाओ, पर क्या तुम्हें मेरा तार नहीं मिला? आराम कुर्सी में मुर्दे सी पसरी रजनी दी को देखकर मैं उनके प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सकी। वे क्या रजनी दी ही थी? रंगे काले केस, किंतु पिचके कपोल, नीचे लेट रहा आंचल और धसी आंखें। चतुरा रजनी दी शायद मेरे हृदय के भाव को भांप गई। बैठो, उन्होंने हाथ बढ़ाकर कुर्सी खींची तो मुझे लगा वह बाह किसी जीवित मानसी की नहीं है। सूटकेस नीचे रख मैंने हंसकर कुर्सी उनकी और निकट खिसका ली। मैं आपका सब सामान ले आई हूँ रजनी दी, पर यह तो बताइए हमारे जीजा साहब हैं कौन? कोई नहीं। कोई नहीं? मैं बौखला गई। मैं अपनी गृहस्थी की बीसियों उलझने छोड़ गिरती पड़ती भागी आई, और आप इतना बड़ा मजाक कर गई। मैंने न तब मजाक किया था बहन, न अब कर रही हूँ। हंसने की चेष्टा में उनके होठ कांप कर रह गए। विवाह तब था, पर अब नहीं। विधाता ने बाह पकड़ कर उबार लिया। प्रेम ने मुझे अंधी बना दिया था बच्ची। वह अब उत्तेजित होकर बैठ गई। प्रदुमन मुझसे बहुत छोटा था, फिर भी जब उसने एक दिन मुझसे कहा कि वह मुझसे प्रेम करता है तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, किंतु फिर धीरे धीरे उसकी मुख दृष्टि, रस बगे 7-7 पृष्ठों के प्रेम पत्र और उसके अक्षत पौरुष की विजया का मद मेरी रग रग में व्याप गया। मेरा अनूठा प्रेमी मुझे एक बार फिर यौवन के उस विस्तृत प्रसाद में खींच ले गया। कितनी सुंदर है तुम्हारी दंत पंक्ति, वह कहता। तुम्हारा चेहरा न देखकर भी यदि मैं तुम्हारे दांत ही देखता तब भी मैं तुम्हारे चरणों का दास बन जाता रजनी। फिर वह मेरी काली केसराशि की प्रशंसा के पुल बांध कर रख देता। एकदम बंगाल की सी सुंदरियों सी केसराशि है तुम्हारी। और मैं अपने बालों की सुगंधपूर्ण कालिमा का रहस्य अपने तक ही सीमित रखकर मुस्कुराती रहती। ओह, हम स्त्रियां कभी कभी स्थान काल की महिमा भूलकर अपने ही हाथों से अपना कितना सर्वनाश कर लेती है। मैं उसे ही नहीं, स्वयं अपने को भी छलने लगी। तुम तो जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलती थी। अपनी छात्राओं को मैंने अपने इसी सत्य के अनुशासक चाबुक से साधा था। वही चाबुक अब मेरे नवीन प्रेम ने मुझसे छीनकर दूर पटक दिया था। और एक दिन हमने निश्चय किया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। विवाह की तिथि निश्चय कर मैंने तुम्हें ही सबसे पहले लिखा था। लिखती भी और किसे? खिल्लो को लिखती तो शायद वह हवाई जहाज से यहाँ आकर हम दोनों को गोली से उड़ा देती। रजनी दी ने कहा, उस दिन इतवार था। हमने भीमताल की झील में बोटिंग का प्रोग्राम बनाया। दिन भर तो वहाँ आजकल टूरिस्ट टूटे रहते हैं। संध्या 5 बजे तुम्हें लेने अपनी कार से आऊँगा, वह कह गया था। मैंने दिन भर लगकर केक बनाया, माफिन बनाया। उसे भी तुम्हारी तरह मेरे हाथ के बने माफिन बेहद पसंद थे। उन्होंने ऐसे स्वर में कहा जैसे कोई शोकाकुल जननी अभी अभी गुजरे अपने इकलौते बेटे की पसंद का उल्लेख कर रही थी। पिछली बार तुझसे जो गुलाबी साड़ी मंगाई थी वह पहनी, बड़ा सा जूड़ा बनाकर गुलाब लगाया। रजनी दी अपने अभिसार की श्रृंगार साधना की विशद व्याख्या करने लगी तो मैं लज्जा से गर गई।
किंतु उनके सौम्य संतनी से चेहरे पर एक सिकन भी नहीं उभरी, जैसे कोई धर्मपरायणा विदेशिनी मृत्यु से पूर्व किसी पादरी के सम्मुख निष्कपट आत्मनिवेदन कर रही हो। बिंदी लगाने लगी तो सहसा मेरी श्वास मेरे हथेली से टकराई। ओह! कितनी मूर्ख थी मैं। आज अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संध्या की आगमनी में भी अपने प्रति कितनी उदासीन रह गई। एक बार भी डेंचर नहीं साफ किया था। 5 बजने में अभी पूरा पौन घंटा था। चटपट डेंचर उतार कर साफ करने लगी, तभी प्रद्युम्न की कार का हॉर्न बजा। मेरा अधीर प्रेमी पौन घंटा पूर्व ही आ गया था। हड़बड़ाकर मैं अधूला डेंचर ही पोंछकर लगाने लगी थी कि वह हाथ से फिसलकर चकनाचूर हो गया। वही चूर नहीं हुआ बहन, मेरा सौभाग्य भी उसके साथ गिरकर चूर हो गया। इससे पूर्व कि मैं कुछ सोचती, मेरा मुस्कुराता सुदर्शन मंगेतर मेरे सम्मुख खड़ा था। तैयार हो ना? गुड। चलो जल्दी ही निकल पड़े। बदली घिर रही है, कहीं झरी न लग जाए। परिस्थिति की विषमता ने मेरी वाणी हर ली थी, किंतु विवशता के आंसू मैं चेष्टा करके भी नहीं रोक पाई। कांपते होठों के बीच शायद उसने मेरी निरीह जिह्वा के दंतहीन वैधव्य को देख लिया था। उसका चेहरा एकदम फक पड़ गया। वह एक शब्द भी नहीं बोला, पर मैंने सोचा, बहुत छल चुकी हूँ, अब और नहीं छलूंगी। प्रद्युम्न, मैंने हंसकर कहा, जिस दंत पंक्ति को देखकर तुम मुग्ध हुए थे, वह मरीचिका मात्र थी। मेरे बाल भी सफेद हैं प्रद्युम्न। इसी अप्रैल में पूरे 50 की हो जाऊंगी। मेरी अंगुलियां गठिया से टेढ़ी है। मेरे कमर में हमेशा दर्द रहता है। मेरी छात्राओं में अधिकांश दादी नानी बन चुकी है। और फिर मैं रोने के बदले जोर जोर से हंसने लगी। जितनी बार प्रद्युम्न के हतप्रभ चेहरे को देखती, उतनी ही बार एक नई हिस्टेरियाई हंसी का दौरा मुझे दूहरी कर देता। चेष्टा करने पर भी मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। जीवन में कितनी बार मैंने अपनी पोटसी छात्राओं को इसी हिस्टेरिया से चांटे मार मार कर मुक्त किए हैं, किंतु उस दिन मैं स्वयं असहाय बने हंसी जा रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे, पेट में बल पड़ गए, और जब मैं उस पागलपन के दौरे से अधमरी होकर चैतन्य हुई, तो देखा कमरे में अकेली हूँ। वह जा चुका था। अपने विचित्र रोमांस की करुण कहानी सुना रजनी दी एकदम निढाल होकर फिर आराम कुर्सी में पसर गई। उनकी आंखें बंद थी और ललाट पर पसीना झलकने लगा था। आखिरी बस कितने बजे जाती है रजनी दी? मैंने डर डर कर पूछा। न जाने कैसा भुतहा बंगला लगने लगा था वह मुझे। बिना लगा बिस्तर, पूरे कमरे में फैले फटे प्रेम पत्र, और कुर्सी पर मुर्दा सी पड़ी स्वयं गृह स्वामिनी। उलझी जटाएं, फंसी धसी आंखें और दंतहीन मुख। रजनी दी, सोचती हूँ आज ही चली जाऊं। आखिरी बस क्या चली गई होगी? मैंने पूछा तो उन्होंने अपनी गजेरी की सी लाल लाल आंखों से मुझे घूरा तो कलेजा हिम हो गया। निश्चय ही अब वह फिर हंसने लगेंगी। 5 बजे, उन्होंने कलांत स्वर में कहा। 4:45 चलने पर भी तुम बस पकड़ सकती हो। 2 कदम पर तो बस स्टैंड है। मुझे लगा जैसे वह कह रही हो, इसी बस से चली जाओ तुम, मुझे अकेली छोड़ दो, एकदम अकेली रहना चाहती हूँ मैं। फिर उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना पर्स खोला, एक शीशी निकालकर 2 गोलियां खाई और गुरी मुरी बने बिस्तर में अलसाई बिल्ली सी घुटने मोड़कर लेट गई। नींद की गोली खाए बिना इधर मुझे नींद ही नहीं आती। जा रही हो क्या? उनका अटपटा प्रश्न उनकी अस्वाभाविक नींद में डूबने लगा था। मैं हाथ का सूटकेस लटकाए चली तो यह गहरी नींद में डूब चुकी थी। फिर मैं उस निद्रा मग्ना चिर स्वयंवरा की सुहाग पिटारी साथ लिए चुपचाप बाहर निकल गई। तो खत्म होती है कहानी चिर स्वयंवरा। धन्यवाद।